अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस टाइम पर पैलेस्टाइन को, स्पेशली गाज़ा को, पब्लिक मैसेकर और डिस्ट्रक्शन के साथ साथ पॉलिटिकल इशू को भी फेस करना पड़ रहा है। But now seeing what's happening in Gaza in front of our eyes, इस वक्त उनको एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो नेशनल लिबरेशन और इंडिपेंडेंस मूवमेंट को एक बार फिर से इमेजिन कर सके, एक बार दोबारा से इस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को रेनोवेट कर सके। ज़्यादातर फ़लस्तीनी लोग ऐसा सोचते हैं कि उनके प्रेसिडेंट महमूद अब्बास कुछ खास प्रोग्रेस नहीं बना पाए इस इजराइल पैलेस्टाइन कन्फ्लिक्ट को लेकर। इसी के साथ साथ इतने बुरे हालात के बीचों बीच महमूद अब्बास पर कई सारे करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात लग चुके हैं। इजराइल पैलेस्टाइन कन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री ऑलरेडी मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ कि आखिर ये क्यों और कैसे शुरू हुआ। अभी के टाइम पर देखें तो गाज़ा बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है। 7 अक्टूबर को हमास 5000 रॉकेट्स और कई सारे पैराग्लाइडर्स के साथ इजराइल पर हमला कर देता है। इजराइल का दावा होता है कि हमास इस हमले में 240 लोगों को किडनैप कर चुका है और तकरीबन 1400 से ज्यादा लोग जान से हाथ धो बैठे हैं। इजराइल हमास के खिलाफ वार डिक्लेयर कर देता है और 20 दिनों के अंदर अंदर गाजा स्ट्रिप बिल्कुल डिस्ट्रॉय होकर रह जाता है। वहां पर इलेक्ट्रिसिटी बंद है, आप इंटरनेट यूज नहीं कर सकते, अगर बीमार हो तो मेडिसिन नहीं ले सकते, मेडिकल प्रोडक्ट्स भी बंद हो चुके हैं। आज की डेट में 10,000 फ़लस्तीनी लोग जान से हाथ धो बैठे हैं, जिसमें बच्चों की तादाद 4000 से भी ज्यादा है। इमेजिन करो एक जेल की हालत गाजा से बेहतर होगी, कम से कम वहां पर 3 टाइम का खाना तो मिलता है। तो क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा और डेथ रेट दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा और इजरायली मिलिट्री जो चाहती है हमास को गाजा स्ट्रिप से निकालने में कामयाब हो जाती है, तो गाजा का फ्यूचर आखिर क्या होगा? आज की वीडियो में हम 2 मेजर पॉसिबिलिटी को डिस्कस करेंगे और जानते हैं दोनों सिनेरियोज में इजराइल और फ़लस्तीन को किन किन चैलेंजेस का सामना हो सकता है। क्या होगा अगर इजराइल कंट्रोल जमा लेता है गाजा स्ट्रिप पर? यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। इमेजिन करो फार्म हाउस। अब फार्म हाउस का मैप डिज़ाइन कुछ ऐसा होता है कि करीब 60% एरिया में ऐसा पोर्शन होता है जिसमें लिविंग रूम्स, किचन, वॉशरूम और रहने की जगह होती है और बाकी का 40% एरिया बैकयार्ड या फिर लॉन होता है। दोनों पोर्शंस में रहने वाले लोग एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इजराइल में मोस्टली ज्यूज़ रहते हैं और गाज़ा में मोस्टली मुस्लिम्स रहते हैं। गुजरे हुए वक्त में इनका रिकॉर्ड कन्फ्लिक्ट्स और लड़ाई झगड़ों से भरा हुआ है। साल 2005 से पहले इजराइल मोस्ट ऑफ द एरिया पर कंट्रोल जमाई रखता था, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पर इजराइल अपनी मिलिट्री फोर्सेस को गाजा स्ट्रिप से निकाल देता है, मगर अनफॉर्चुनेटली वहां के लोगों को आज़ादी ना मिल सकी। गाजा स्ट्रिप एक ओपन प्रिजन बनकर रह जाता है। अब जो लोग इस हक में हैं कि इजराइल दोबारा से गाजा स्ट्रिप को कॉलोनाइज कर ले, ऑफ कोर्स वो यही चाहते हैं कि इजराइल का ये स्टेप फ्यूल बन सके और इजराइल और पैलेस्टाइन के दरमियान जो आग जल रही है वो दोबारा से भड़क उठे। आइए मैं बताता हूँ कैसे। देखें, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ ये कहता है अगर कोई पावरफुल कंट्री किसी पर्टिकुलर जगह पर कब्जा जमा लेता है तो वहाँ पर मौजूद पॉपुलेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस पावरफुल कंट्री को उठानी पड़ती है। सेम इसी तरह अगर इजराइल गाजा स्ट्रिप को टेक ओवर कर लेता है तो इजराइल को फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, जो इजराइल की इकोनॉमी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी। इस सिनेरियो में एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी बन सकता है कि ये स्टेप उठाते ही इजराइल खुद को एक जेल वार्डन बना देगा और गाजा स्ट्रिप को मुकम्मल तौर पर सील करना पड़ जाएगा। और फिर क्या होगा? जैसे अभी हमास ने अटैक किया, इसी तरह के हजारों अटैक्स इजराइल को फेस करने पड़ेंगे। तो एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी गाजा वापस लौट आए और गवर्निंग करने लगे, मगर ये आइडिया कुछ ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, बल्कि मैं कहना चाहूँगा इसमें कई सारी वीकनेस दिख रही हैं। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को कंट्रोल करते हैं प्रेसिडेंट महमूद अब्बास, जिनका ताल्लुक फतेह पार्टी से है। फतेह एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसके फाउंडर्स में हमें कई सारे बड़े नाम भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि यासिर अराफात। अब कहने को तो ये अथॉरिटी ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक को कंट्रोल करती है, मगर रियलिटी में ये छोटे छोटे एरिया को ही कंट्रोल करती है, बाकी का कंप्लीट एरिया इजराइल के अंडर आता है। महमूद अब्बास, जिनको लोकल पीपल अबू मैजन के निकनेम से बुलाते हैं, वेस्ट बैंक में इनको अनपॉपुलर और वीक कंसीडर किया जाता है। यहाँ तक कि सिविलियंस भी इनके खिलाफ कई बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं और इन प्रोटेस्ट का बेसिक फोकस इनकी पुअर लीडरशिप और इन पर लगे करप्शन के इल्जामात होता है। इससे हटकर फ़लस्तीन के लोग अबू मैजन को इस बात पर भी क्रिटिसाइज कर चुके हैं कि जब बात आती है पावरफुल नेबर इजराइल के साथ डीलिंग्स करने की तो अबू मैजन ज़्यादा टफ इनफ नहीं रह पाते। चलो मान लेते हैं कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी गाजा के फ्यूचर को ठीक करने के लिए कंट्रोल ले लेती है, तब भी कई सारे आर्गूमेंट्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पर इजराइल
इसराइल हमास को हरा चुका होगा और कई सारे लोग इस सिचुएशन को किसी और ही एंगल से देखेंगे। कई सारे सवाल उठाए जाएंगे कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को वार के बीच में हेल्प करनी चाहिए थी। अब तो ये एडवांटेज ले रहे हैं इस वॉर टाउन एरिया का। ये कोई जेन्युइन हेल्प तो ना हुई। दोस्तों यही वजह है कि ये कन्फ्लिक्ट हमेशा से बहुत पेचीदा रहा है और आज के टाइम में भी इसमें कई सारी कम्प्लेक्सिटीज बिल्ट हो चुकी हैं। मेरे ख्याल में यहाँ पर यूनाइटेड नेशन को अपना किरदार निभाना चाहिए। इतने डीप रूटेड कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए कई सारी निगोसिएशन और एग्रीमेंट साइन करने पड़ते हैं। यूनाइटेड नेशन के पास पावर है, ये कई सारे पीस एफर्ट्स करवा सकता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाकर दे सकता है जहां ये मसला रिजॉल्व हो सके। लेकिन आखिर में ये बात इसी पर आकर ख़त्म होती है कि इजराइल और पैलेस्टाइन और इनके सारे सपोर्टर कंट्रीज़ क्या सच में विलिंग हैं, क्या सच में वो लोग चाहते हैं कि इस मसले को रिजॉल्व किया जा सके, या फिर ये वर्ल्ड वार 3 चाहते हैं। आप सब अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।